तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग में रेड लेस्प्रेजा बोलता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। तो खोखला बर्बत बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम अपने छोटे भाई से ज्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम दिखाया जाता है कि रेड लेस्प्रेजा और ग्योंसू बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ग्योंसू बोलता है क्या तुम खोखला पर्वत से डरते हो? ये सुनने बाद रेड लेस्प्रेजा कुछ नहीं बोलता। तो ग्योंसू बोलता है खोखला पर्वत एकदम सही है कि ब्लैक लेस्प्रेजा टैलेंटेड नहीं है और वो सच में थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है क्योंकि वो महीनों की रैंक पे पहुंचने में कामयाब हुआ बस अपने हार्ड वर्क से। भले उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है और हाँ भले वो एस्ट्रोनॉट्स का इस्तेमाल करता है लेकिन तो भी मुझे ये कहना चाहिए कि वो हार्ड वर्क करता है। ये सुनने के बाद रेड लेस्प्रेजा गुस्से में बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये कहा कि मेरा भाई टैलेंटेड नहीं है और तुमने उसे पूरी तरीके से गलत समझा क्योंकि हार्ड वर्क भी एक तरह का टैलेंट है। ये सुनने के बाद ग्योंसू बोलता है सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, मुझे यकीन है कि तुम इस बात को और अच्छे तरीके से समझोगे क्योंकि तुम भी एक टैलेंटेड इंसान हो। ये सुनने के बाद रेड लेस्प्रेजा बोलता है मैं आज जहाँ पर भी हूँ मैं बस अपने हार्ड वर्क से यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये सुनने के बाद ग्योंसू बोलता है तुम खुद को धोखा देना बंद करो क्योंकि मैं तुमसे लड़ा हूँ इसलिए मैं तुम्हारे टैलेंट के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ और इसके अलावा मुझे यकीन है कि जब तुम अपने छोटे भाई के साथ मिशन में गए थे तब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में टैलेंट का बहुत बड़ा अंतर है। क्या यही कारण है कि तुम मुझे यहाँ मारने आए हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छोटा भाई मुझे कभी नहीं हरा पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनने के बाद रेड लेस्प्रेजा बोलता है नहीं मैं ना खोखला पर्वत हम दोनों में से तुझे कोई नहीं मारेगा, तुझे मारेगा मेरा छोटा भाई। ये सुनने बाद ग्योंसू बोलता है तुम अपने भाई के प्यार में अंधे हो चुके हो। ये सुनने बाद रेड लेस्प्रेजा बोलता है चाहे दुनिया इस बारे में कुछ भी कहे मैं अपने भाई के ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि वो मेरा इकलौता भाई है। ये सुनने बाद ग्योंसू चिल्लाते बोलता है तो फिर तू यहाँ क्यों आया बे? ये सुनने के बाद रेड लेस्प्रेजा ग्योंसू के ऊपर अटैक करते बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा उतारने आया हूँ। उस बाद ग्योंसू अपने दोनों हाथों का आग करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ग्योंसू उस अटैक से जमीन के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद ग्योंसू अपने आप को थोड़ा संभालता है तो ग्योंसू के दोस्त उसके पास आते बोलते ग्योंसू तुम ठीक तो? ये सुनने बाद ग्योंसू चिल्लाते बोलता तुम लोग मेरे पास मत आओ। और रेड लेस्प्रेजा बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है क्या जब किसी ने मेरे भाई को पीटा तब मैं कुछ भी ना करूं? तो ग्योंसू खड़ा होते बोलता है तो तुम कह रहे हो कि तुम बस यहाँ इसलिए आए हो कि तुम अपना थोड़ा गुस्सा उतार सको, उस बात तुम यहाँ से चले जाओगे। तो ये सुनने बाद रेड लेस्प्रेजा बोलता है हाँ मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। तो ये सुनने बाद ग्योंसू बोलता है ये कितना पथेटिक है यार और तुम्हें इस बात का रिग्रेट भी होगा क्योंकि ये तुम्हारे पास एकलौता चांस है मुझे मारने का क्योंकि जब मैं अपनी पावर के पीक पे पहुंच जाऊंगा तब मुझे मारना मुश्किल हो जाएगा। तो रेड लेस्प्रेजा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरा छोटा भाई तुम्हें हरा देगा। ये जैसे बोलता है ग्योंसू उसके ऊपर अटैक कर देता है और ग्योंसू बोलता है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा कोई भी इरादा नहीं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देने का। लेकिन ग्योंसू सामने कुछ देख के शॉक हो जाता है क्योंकि रेड लेस्प्रेजा ग्योंसू के पीछे आ चुका होता है और रेड लेस्प्रेजा बोलता है हे बिग वांग के घोस्ट मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। ये बोलते ग्योंसू सीधा लिवर के ऊपर एक जोरदार लात मार देता है और बोलता है ओ व्यक्ति मैं हूँ जो तुम्हें जीने देगा। और ये ग्योंसू को बहुत तगड़ी लात लगी होती है। और बाद ग्योंसू अपने आप को किसी तरीके से संभाल लेता है और हंसते बोलता है जैसा कि नेचुरल है मैन की लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। ये सुनने के बाद रेड लेस्प्रेजा कुछ भी नहीं बोलता। और बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, मेवाक्सा का सीन दिखा जाता है जाके बुड्ढा मोंग बोलता है ऑर्किड। तो ऑर्किड बोलते है यस मोंग। तो बुड्ढा मोंग बोलता है उन बच्चों को मेरे पास लेके आओ क्योंकि हमें महीनों के लिए नए लोग चुनने की जरूरत है। उस बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें रेड लेस्प्रेजा और ग्योंसू की फाइट दिखाई जाती है जाकि ग्योंसू रेड लेस्प्रेजा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन रेड लेस्प्रेजा ग्योंसू के ऊपर अपनी किक से हमला कर देता है लेकिन ग्योंसू उस किक को नीचे झुक के डॉज कर लेता है। उसके बाद ग्योंसू अपनी किक से रेड लेस्प्रेजा के लेग के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन रेड लेस्प्रेजा वहां से हिला ही नहीं होता। ये देख के ग्योंसू शॉक हो जाता है और बोलता है ये एक पहाड़ के जितना कठोर लग रहा है। उसके बाद ग्योंसू सामने कुछ देख के शॉक हो जाता है क्योंकि रेड लेस्प्रेजा अपने लास्ट से ग्योंसू के ऊपर अटैक कर देता है जो कि ग्योंसू के सामने बहुत बड़ा दिख रहा होता है। देख भी रहे हो तुम लोग भी जो कि ग्योंसू अपने दोनों हाथ आगे करके रोक लिया होता है लेकिन ग्योंसू उस किक की फोर्स से थोड़ा दूर निकल जाता है और ग्योंसू के हाथ भी कांपने लगता है और ग्योंसू हंसते बोलता है मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और जैसा मुझे लगा था कि एक एक्चुअल बैटल हमेशा बेस्ट रहता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी नसें खुल गई है। ये सुनने के बाद रेड लेस्प्रेजा कुछ नहीं बोलता और सीधा ग्योंसू के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ग्योंसू उस अटैक को डॉज कर लेता है लेकिन ग्योंसू के चेहरे के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है जिससे खून भी निकलने लगता है। और हम बताया जाता है कि हालांकि रेड लेस्प्रेजा ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन रेड लेस्प्रेजा भी वैसा ही फील कर रहा था जैसा ग्योंसू फील कर रहा था और जैसे जैसे उस आदमी के साथ रेड लेस्प्रेजा फाइट कर रहा था उस आदमी की मूवमेंट्स अच्छी हो रही थी और हमें दिखाया भी जाता है कि रेड लेस्प्रेजा और ग्योंसू एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद ग्योंसू रेड लेस्प्रेजा के ऊपर अपने मुक्के से अटैक कर देता है लेकिन रेड लेस्प्रेजा उस मुक्के को डॉज कर लेता है। उसके बाद रेड लेस्प्रेजा ग्योंसू के चेहरे के ऊपर अपनी किक से अटैक कर देता है और ग्योंसू उस किक को डॉज भी नहीं कर पाता और ये सब कुछ देख के ग्योंसू के दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद ग्योंसू थोड़ा पीछे हटने लगता है। उसके बाद रेड लेस्प्रेजा ग्योंसू की तरफ देखता है। उसके बाद ग्योंसू बोलता है वेरी गुड, जैसा कि मैंने सोचा था अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैन से रियल फाइट करना ही बेस्ट है। और ग्योंसू बोलता है एनीवे क्या तुम सचमुच में अपनी रियल पावर नहीं दिखाना चाहते और अगर तुम अपनी रियल पावर नहीं दिखाओगे तो फिर तुम मारे जाओगे। उसके बाद रेड लेस्प्रेजा अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इसकी मूवमेंट इतने कम टाइम में इतनी बेटर कैसे हो गई। और जब रेड लेस्प्रेजा ये सोच रहा होता है तब ग्योंसू रेड लेस्प्रेजा के पेट के ऊपर अटैक कर देता है और रेड लेस्प्रेजा सोचता है मैं इसकी तुलना करने से खुद को नहीं रोक पा रहा। उसके बाद ग्योंसू बोलता है वाओ तुम अपने भाई के विपरीत तुम अपने ऊपर की बॉडी को भी ट्रेन करते हो क्योंकि इस पन से रेड लेस्प्रेजा को कुछ भी नहीं हुआ होता है। उसके बाद रेड लेस्प्रेजा सोचता है मैं इसको कंपेयर करने से अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा अपने भाई से। उसके बाद रेड लेस्प्रेजा ग्योंसू के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को डॉज करने के लिए ग्योंसू थोड़ा दूर हटता है। उसके बाद रेड लेस्प्रेजा सोचता है जैसा मैंने सोचा था कि मुझे इसे मारना पड़ेगा। उसके बाद रेड लेस्प्रेजा जो उसको ब्लैक लेस्प्रेजा ने कहा था वो सोचता है ये सब कुछ ठीक है बड़े भाई क्या मैं जिंदा वापस नहीं आया
और अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मैं डेफिनेटली उसे हरा दूंगा। ये याद करके रेड एलेक्स पिज्जा थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद रेड एलेक्स पिज्जा बोलता है ये सब कुछ रोक देते हैं, मुझे जाना है। तो ग्योंसू बोलता है तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो और हमें अपनी फाइट का रिजल्ट देखना होगा। ये सुनने बाद रेड एलेक्स पिज्जा कुछ नहीं बोलता और वहां से भागने लगता है और बोलता है मैं नहीं लड़ने वाला। और जैसे ग्योंसू ये देखता है, ग्योंसू भी रेड एलेक्स पिज्जा की तरफ भागने लगता है। उसके बाद आगे आगे रेड एलेक्स पिज्जा भागने लगता है और पीछे पीछे ग्योंसू भागने लगता है। वो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ग्योंसू भागते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके सामने से रेड एलेक्स पिज्जा भी गायब हो जाता है। उस बाद हमें दूर कहीं जंगलों में रेड एलेक्स पिज्जा दिखा जाता है। उस बाद रेड एलेक्स पिज्जा बोलता है मैं लगभग अपने छोटे भाई पे डाउट करने लगा था, मैं सचमुच बड़ा भाई बनने के लायक नहीं हूँ और मेरे भाई तुम ग्योंसू को हरा सकते हो और अगर ये तुम हो तो पक्का तुम ग्योंसू को हरा सकते हो। उसके बाद हमें ब्लैक एलेक्स पिज्जा दिखा जाता है जो कि अपनी इंजरीज को रिकवर कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें मिस्ट्रॉन्ग का ऑफिस दिखा जाता है जहाँ की मिस्ट्रॉन्ग के हाथ में एक पेपर होता है जिसे मिस्ट्रॉन्ग देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और हम बताया जाता है कि इसके अंदर मार्च, जून और सितंबर की इन्फॉर्मेशन है जो कि मिस्ट्रॉन्ग को किम नाखुन ने दिया है। उस बाद हमें अप्रैल की चेरी ब्लॉसम का फेस रिवील दिखाया जाता है जो कि एक सिंगर है जो कि अभी स्टेज पे गाना गा रही है और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम देख ही सकते हो। और हमें इसका नाम बताया जाता है, ये एक सिंगर भी है, ये एक सॉन्ग राइटर भी है और इसका नाम है सिंग हुआ। उसके बाद हमें जून की पियोनी दिखाई जाती है जिसके पास 2 डॉग रहते हैं, वो ये जो कि एक डॉग को पैट करी होती है और बोलती है कि गुड जॉब गुड जॉब। उसके बाद हमें इसका नाम बताया जाता है कि इसका नाम है जू कीपर होनरोंगा और हम इसे जू कीपर बोलेंगे कि होनरोंगा बहुत ज्यादा मुश्किल है, सबसे जू कीपर ही बोलेंगे। उस बाद हमें सितंबर का फेस रिवील दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर है जो कि अभी हॉस्पिटल में है और ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और ये एक डॉक्टर है और इसका नाम है यान वाकुआ और ये सब कुछ मिस्ट्रॉन्ग पढ़ रहे होते हैं और ये सब पढ़ के मिस्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद मिस्ट्रॉन्ग बोलते हैं ये सब लोग तो अपने करियर के टॉप में है और आखिर उस पागल बुड्ढे मोंग के दिमाग में क्या चल रहा है। उस बाद हमें सेम टाइम का ही हुआक्सा की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ की बुड्ढा मोंग बोलता है अब से तुम लोग हो और उसके सामने होते कुछ बच्चे जो कि घुटनों में होते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सेकंड जनरेशन का क्रेन और हम बताया जाता है कि ये थर्ड जनरेशन की फोनिक्स जिसके येलो हेयर है, उसका जेंडर मुझे भी नहीं पता यार। और हम बताया जाता है कि ये है थर्ड जनरेशन की बिग वांग, ये एक लड़की है भैंस की टांग। उस बाद बुड्ढा मोंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए एक यूजफुल कार्ड बनो और ये सब बोलते हैं यस मोंग। और हम बताया जाता है कि ये है बुड्ढे मोंग की टीम और लास्टली किम ग्योंगसू की टीम। उस बाद ग्योंगसू दिखाया जाता है जो कि रेड एलेक्स पिज्जा का पीछा कर रहा होता है ना, तो वहीं पर होता है। उसके बाद किम ग्योंगसू के पास उसके दोस्त आते हैं और पूछते किम ग्योंगसू क्या तुम सचमुच में किम ग्योंगसू हो, और ये लोग ये पूछते थोड़ा टेंशन में भी होते हैं। और ग्योंगसू ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद ग्योंगसू बोलता है तुम लोग इस बात को लेके सडनली इतनी क्यूरियस क्यों हो। उस बाद ग्योंगसू चिल्लाते बोलते तुमने उस कमीने को बताया कि तुम बिग वांग हो या कोई और हो और तुम ऐसा एक्ट कर रहे थे कि तुम उस कमीने को बहुत समय से जानते हो और ऐसा लगता है कि तुम जब से हॉस्पिटल में जागे हो तब से तुम एक अलग ही इंसान बन चुके हो और क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। उस बाद ग्योंगसू बोलता अपना टाइम इन बेकार चीजों में यूज करने से अच्छा तुम अपने आप को ट्रेन करने में अपना टाइम यूज कर लेती। उदाहरण के लिए हिजुन और ली को ही देख लो, वो दोनों बग नहीं करते लेकिन तुमको देखो। ये सुनने बाद ली और हिजुन दोनों साथ में बोलते हैं हम दोनों भी जानना चाहते हैं कि तुम सचमुच में किम ग्योंगसू हो कि नहीं। ये सब देखने के बाद ग्योंगसू कुछ सोचने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर हमें मिस्ट्रॉन्ग का ऑफिस दिखाया जाता है और हमें मिस्ट्रॉन्ग दिखा जाता है जो कि बोलते मैंने सुना है कि मेपल लीफ मर चुका है और मिस्ट्रॉन्ग के सामने ग्योंगसू होता है। उस बाद ग्योंगसू बोलता है अब वो लोग सचमुच में अपनी मनमानी कर रहे हैं और तुम्हें कैसा लग रहा है, चाहे जो भी हो उस कमीने ने तुम्हारी वाइफ को मारा है। तो ये सुनने के बाद मिस्ट्रॉन्ग बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं इस चीज से बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। उसके बाद मिस्ट्रॉन्ग बोलते हैं बुड्ढे मोंग ने फर्स्ट जनरेशन की मेपल लीफ को एक विक्टिम बना दिया, उसके बाद विक्टिम ही क्रिमिनल बन गई और लास्ट में जाके सेकंड जनरेशन का मेपल लीफ भी एक विक्टिम था। इसलिए हम उस बुड्ढे मोंग को लॉ के हिसाब से पनिश करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस बुड्ढे मोंग को रोक के रहेंगे। और सेकंड जनरेशन की मेपल लीफ ने कहा था कि वो सरेंडर करेगा, लेकिन ये कितनी खराब मौत थी। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि क्रेन ने सेकंड जनरेशन के मेपल लीफ के क्राइम की प्रायश्चित करने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उस बाद मिस्ट्रॉन्ग ग्योंगसू को एक फाइल देते हुए बोलते ये उन महीनों की इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्रेन से मिला है। उस बाद ग्योंगसू उस फाइल को देखते हुए बोलता तो वो लोग ऐसे दिखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनमें बस उन लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली एक्टिव है। तो मिस्टर बोलते हाँ तुम सही हो, और क्या तुम लेस्पेडेजा के अलावा फरवरी या मई इनमें से किसी से मिले हो आज तक। तो ग्योंगसू बोलता मैं आज तक फरवरी से नहीं मिला, लेकिन मैं मई से बहुत बार मिल चुका हूँ। वो हमेशा बुड्ढे मोंग के एक शैडो की तरह उसके पीछे घूमता था और मैं जब भी वॉक्स हो जाता था और बुड्ढे मोंग से मिलता था तब बुड्ढे मोंग के पीछे मैं होता था। उसके बाद मिस्टर बोलते हैं मैंने डिसाइड करा कि हम फिलहाल क्रेन के साथ हाथ मिलाएंगे। तो ग्योंगसू बोलता मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तो मिस्टर बोलते ये सब कुछ ठीक है और अगर हम उसे बाहर से देखें तो वो अभी भी एक पुलिस ऑफिसर है, तो हम भी उससे एक पुलिस ऑफिसर की तरह हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन सॉरी करना यार, माफी दे देना यार, बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ यार तुम मुझसे, इतनी देर हो गई मुझे यार। एक तो मेरे फोन का जैक खराब हो गया, मेरी यहाँ पर पूजा हो रही थी उस वजह से दिक्कत हो गई, सॉरी सॉरी सब कुछ सॉरी यार। अगली वीडियो 3 दिन में लेके आने की कोशिश करूँ, जल्द से जल्द आएगी मेरी अगली वीडियो, मैं वादा करता हूँ 3 दिन के अंदर लेके आने की कोशिश करूंगा। मैं अपने जी जान लगा दूंगा, जी जान बोले तो जी जान, दिन रात एक कर दूंगा वीडियो बनाने में। 3 दिन में आगे आके रहेगी मेरी वीडियो, 3 दिन, बस 3 दिन रुक जाओ, अगली वीडियो आ जाएगी 10 मिनट की और 10-10 मिनट की बनती रहती है मेरी से वीडियो, और ज्यादा देर की नहीं बनती। और बहुत ज्यादा बोरिंग जिंदगी है तो मेरे को ज्यादा बोरिंग लग रहा है, इसलिए नहीं बना पाता मैं यार, क्या करूं। लेकिन आ जाएगी मेरी वीडियो, फिक्र मत करो, जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। तुम लोग डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करो भाई, कमेंट करो जल्दी यार, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी करो यार, करो जल्दी जल्दी यार, 1-2 हजार करो सब्सक्राइबर यार। मेरे को कुछ करना है, मेरे को नए नए चैनल खोलने हैं अभी, मेरे को एक बहुत सारी कुछ चीजें करनी है। तो तुम लोग मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कराओ यार। तुम लोग हाइप बटन भी, मैं कुछ यार मेरे को मिला ही नहीं अब तक। ग्रीन मैंने मांगा था यूट्यूब से लेकिन दिया नहीं, छोड़ो जो भी हो। डोंट फॉरगेट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो यही खत्म होती है, 3 दिन बाद में नई वीडियो आएगी, तुम लोग देख जरूर आना।